हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए आ चुका हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ब्रह्मास्त्र गैस क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। 2026 का जो क्वेश्चन है फिजिक्स में आने वाले वो सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, जैसा कि जब मैं प्रीवियस मेरा लेक्चर आप देखोगे पिनाकल ट्यूटोरियल्स के प्लेटफॉर्म पे ही जब आप देखोगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के इंतजार की जो घड़ियां हैं वो हो चुकी हैं खत्म, और आज से आपके लिए लगातार जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते, जब तक 2026 का जो आपका एग्जाम है क्लास 12th बोर्ड है ना, वो जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपका जो है फिजिक्स के अंदर जिस दिन फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, जिस दिन फिजिक्स का आपका एग्जाम रहेगा, लेक्चर तो डेली रहेगा फिलहाल, अभी जो है लगातार आपको लेक्चर मिलते रहेंगे क्योंकि अभी जो है ना, अभी आपके लिए वो सारी चीजें, ब्रह्मास्त्र नाम ही दिया गया है, इसलिए ब्रह्मास्त्र इसका नाम दिया गया क्योंकि इसमें वही सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, और वो भी 110% है कि वो आएंगे। इस वजह से इसका नाम ब्रह्मास्त्र पड़ा है। वो नाम सुने हो ना, ब्रह्मास्त्र जब एक बार चल गया तो फिर बस उसकी फिर कोई काट नहीं होती है, तो इसी वजह से इसका भी नाम पड़ा है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना क्योंकि वो भी 2026 में 12th में तो बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं ही, है ना। तो उनको भी जरा शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिल जाए, है ना। वो क्यों इस फायदे से वंचित रह जाए भाई, है ना। आप चूंकि हो इसलिए आपको फायदा मिल रहा है, और अगर वो नहीं है तो उनको फायदा देना है तो आपको उनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, बीएससी हिंदी मीडियम क्लास 12th। इसमें जो हमारे पास मैं जो चैप्टर कवर कर रहा हूँ वो चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास जो होंगे, इसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि आते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, वही सारे पूछे जाएंगे। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी चैनल का मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे क्या होते हैं, एकदम 500, 1000, 1500, 2000 एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। करवाए, कम से कम इतना तो कॉमन सेंस सोचना चाहिए भाई कि 1000, 1500, 2000 जब एमसीक्यू हम अगर करवा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आ जाना, 100 क्वेश्चन आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली ताकत और असली नॉलेज और असली प्रिडिक्शन वहां पता चलता है जब आप लिमिटेड क्वेश्चन देते हो और उसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पिनाकल ट्यूटोरियल्स वही काम करता है। पिनाकल ट्यूटोरियल्स जो होता है लिमिटेड क्वेश्चंस देते हैं, है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि उसी में आ जाएंगे। पिनाकल ट्यूटोरियल्स कभी भी 1000, 1500, 2000 एमसीक्यूज की बात कभी नहीं करता। उतना तो ऐसे भी बुक्स में बच्चा पढ़ लेगा तो वो बना लेगा, है ना। तो 1000, 2000 एमसीक्यू रट करके वो क्या करेगा, कौन सा बड़ा तीर मार लेगा, कौन सा बड़ा तीर मार लिए हम लोग, है कि नहीं। तो पिनाकल ट्यूटोरियल्स जो होता है, आपका जो चैनल है, ये पिनाकल ट्यूटोरियल्स का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वही क्वेश्चंस देगा जो कि आपके एग्जाम्स में आने के 110% चांसेस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं, है ना। अगेन नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो लीजिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। रैखिक घनत्व सब लोग पढ़े होंगे, रैखिक घनत्व होता क्या है। रैखिक घनत्व हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग रैखिक घनत्व को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और लेमडा से इसको Q/L लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Q/L लिखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू Q/L। इसी को जो है रैखिक घनत्व कह दो या रैखिक आवेश वितरण कह दो, दोनों सेम चीज है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, इसी को जो है रैखिक आवेश वितरण भी कह सकते हैं। इसको रैखिक आवेश वितरण भी बोला जा सकता है। एग्जाम में हो सकते हैं आपके कि इस तरीके से लिखा हुआ रहे कि आवेश का रैखीय आवेश वितरण का, यानी रैखीय आवेश वितरण का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक, वहां हो सकता है रैखीय आवेश वितरण का मात्रक क्या हो सकता है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो अब इसमें से बताइए कि क्या हो सकता है। तो कुलाम मीटर है ए नंबर, कुलाम इंटू मीटर है बी नंबर, कुलाम मीटर अपॉन कुलाम है सी नंबर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मूला देख करके ही पता चल जा रहा है कौन सा होगा,
कूलाम पर मीटर, यानी ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में बातें आ रही हैं। चलिए अब यहां से देखिए क्या कहता है, विद्युतीय क्षेत्रफल की तीव्रता का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। विद्युत क्षेत्रफल, भैया यहाँ विद्युत क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, है ना। बेचारे टाइपिस्ट ने जो है फल एक्स्ट्रा से जोड़ दिया है, फल नहीं होना चाहिए, फल रहेगा तब तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं इसे ब्लैक कर दूं, है ना। कहाँ भाग गया मेरा भाई ब्लैक, कहाँ भागा, काला आ जाओ, हाँ आ गया काला, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। क्षेत्रफल नहीं होगा बेटा, क्षेत्र होगा, है ना। इसको आप क्षेत्र बना देना अच्छे से। चलो अब आप लोग इसमें से टिक मारो कि कौन सा आंसर होने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आने के 100% चांसेस है, 110% चांसेस होते हैं आपके। लीजिए मैंने मिटा दिया इन सारी चीज़ों को, देखने से तो नहीं लग रहा है भाई यहाँ पे कुछ है क्या। वाह सर वाह, क्या ड्राइंग करते हैं आप, मजा आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कह रहा है बेटा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखो E बराबर कितना होता है, F/Q0 होता है ना। किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये फॉर्मूला देख लेंगे, E बराबर क्या होता है, F/Q0। हमारे पास क्या होता है, आप ये चीज देख रहे हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, फॉर्मूला हम लोग को पता करना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0, है ना। E बराबर क्या होता है, F/Q0। अब F का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT। जिसको याद नहीं है, जिसको नहीं आता है वो भी सीख लीजिए, क्या होता है इसका, इसका होता है MLT-2, क्या यही होता है ना। और Q0 का कितना हो जाएगा, AT, बोलिए होगा कि नहीं। तो अब इसको क्या करोगे आप, M, है ना, L जैसे है, T ऊपर चला जाएगा, T का पावर -3 और A का पावर -1, यानी ये आपका विमीय सूत्र हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, MLT-3 A का पावर -1। बताओ इसमें से कौन होगा, A नंबर ऑप्शन है MLT-2 A का पावर -1, B नंबर है MLT-3 A -1, ठीक है। C नंबर है MLT का पावर -2 इंटू में और ML²T-। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। मजा आ रहा है, आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा। जब मजा आ रहा है तो अच्छे से वीडियो को भर भर के लाइक करना, कमेंट भी भर भर के करना, ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। चलिए अब यहां पे कहता है कूलाम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। भाई साहब कूलाम्ब ऋण आवेशों, कूलाम्ब में बताना है, यानी ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो बेटा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टाइप मास्टर हैं वो थोड़े से, आई थिंक हमको लगता है कुछ हो गया होगा, कुछ छूट गया होगा, है ना बेटा। तो इसको जो है आप लोग क्या करना, यहाँ पे जितने भी बेटा ऑप्शंस है ना, यहाँ पे सबके आगे माइनस लगा देना बेटा, माइनस होंगे, ठीक है। माइनस अगर नहीं रहेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पे माइनस लगा दो, देखने से ही पता चल रहा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें। अब आइए चौथे नंबर पे, कहता है 5 कूलाम्ब के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का विद्युत आघूर्ण निकालिए। अब लो विद्युत आघूर्ण निकालने के लिए कह रहा है 5 कूलाम्ब के 2 बराबर तथा विपरीत। द्विध्रुव आघूर्ण सब लोगों ने पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ाया होगा, आप लोग जाकर के मेरा वीडियो विजिट कर सकते हो पिनाकल ट्यूटोरियल्स को, उसमें मैंने बहुत अच्छे से द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं सारी चीज़ बहुत अच्छे से बताई, मन लगा के बताई है। देखो यहाँ पे ये एक -q है और यहाँ पे एक +q है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है, कितनी है, 2a है, ठीक। इसका भी 5 कूलाम्ब का चार्ज है
है ना, दे रखा है 5 कूलम का, और यहाँ पे भी दे रखा है 5 कूलम का, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, दोनों प्रकृति में अलग अलग है। और जो है विपरीत है, आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, याद रखिएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें कि जब आप जो है हम द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला देखते हैं Q डॉट 2a, क्या देखते हैं, Q डॉट 2a देखते हैं, बात समझ में आ रही है। अब 2a हमारे पास कितना दे रखा है, एक बात बताओ, Q कितना दे रखा है, 2a कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो भाई 5, पहला तो ये 5 और 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि मीटर में आप चेंज करोगे इसको, तो क्या करोगे 5 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर कर दोगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 10 का पावर माइनस 2, है ना, क्या हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा, नहीं कूलम मीटर, है ना। तो अब बताओ इसमें से कौन आया, 5 गुना 10 का पावर माइनस 2 कूलम मीटर, 25 गुना 10 का पावर माइनस 2 कूलम मीटर, या फिर 1 कूलम मीटर, या 0। तो क्या होने से रहा, अब बता दो, अब तो बता ही सकते हो कि क्या होगा हमारे पास, है कि नहीं बात, यहाँ पे समझ में बातें कुछ आ रही हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से कुछ चीजें समझ में आ रही है कि 2a यानी कि आपको जो ये आवेश जो दे रखा है ना, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है, ये ऑलरेडी आपको ये कह रहा है, और ये 2a जो है छोटी दूरी आपके पास ऑलरेडी ये छोटी दूरी है 2a है। अब देखो यहां से अगर हम लोग यहां से तो 5, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी नंबर ऑप्शन है ना, तो हम यहाँ पे आराम से बी नंबर मार सकते। बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो अगर है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है, सर्वत्र शून्य हो जाता है। देखिए धातु के आवेशित गोले, भैया धातु का जो है एक गोला है, याद रखिएगा, इसमें आपको जो है यहाँ पे बता रहा है। आप लोग के पास भी हम जो है यहाँ पर एक टाइम देंगे, आप भी अपना 1 मिनट का टाइम देंगे, आप 1 मिनट में हमें बताइएगा कि हाँ इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब आप लोग बताइए हमें, देखिए भैया गोला है और वो भी धातु का गोला है, धातु का गोला है, पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर गोला है, खोखला गोला नहीं है। खोखला गोला होता तो बात अलग होती, खोखला गोला अगर होता तो बात अलग होती कि अगर मान लिया जाए खोखला गोला है, अगर खोखला गोला है तो उसके अंदर जो ई होता है वो 0 होता है। खोखला गोला जब रहता है तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना बेटा वो 0 होता है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा इस चीज में। लेकिन यहाँ पे क्या है, घटेगा तो नहीं, घटने से रहा, घटेगा नहीं, है ना, जब भी होगा उतना ही रहता है जितना सतह पर है। अब सतह पर अगर मान लो कि गोला है हमारे पास, अब हम इस पे सतह पर प्लस आवेश को वितरित कर दिए, ठीक है, तो समूचे गोला जो है आवेशित है, गोला है, तो इस पे जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना सेंटर पे जितना सब जगह उतना ही, है ना, तो उतना ही रहता है जितना कि सतह पे रहेगा। बढ़ता या घटता ये जो है ना सिर्फ खोखले गोले के लिए ही सर्वथा सत्य है। बात समझ में आ रही है, सिर्फ आपका जो है खोखले गोले के लिए ही ये जो होगा घटेगा या बढ़ेगा या फिर शून्य होगा। गॉस का प्रमेय अप्लाई कीजिएगा, वहां पे पता चल जाएगा गॉस के प्रमेय में। लेकिन जब धातु का गोला है वो भी और ये भी, ये सिर्फ आपका होगा घटेगा बढ़ेगा या सर्वथा शून्य होगा, ये सिर्फ आपका किस चीज के लिए रहता है,
ये सिर्फ आपका रहता है जो कि इंसुलेटर, जो कुचालक वस्तुएं होती हैं, है ना, जिसके सतह पे हमने आवेश को वितरित कर रखा है। लेकिन यहाँ पे धातु ऑलरेडी कह दिया गया है, तो धातु कह दिया गया तो उतना ही रहेगा जितना कि सतह पे, तो इसमें हमेशा आपका सी होगा, है ना, ये नहीं होगा। समझ में बातें आ गई सबको या नहीं आई बातें समझ में भाई साहब, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या, बस सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ना। मोटिवेशन मिलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो कि आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग का भी मन टूट जाता है कि भाई सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, है ना। तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, ये बड़ा खराब बात है हमारे लिए कि सब्सक्राइब नहीं हो पाता है कि नहीं बात यहाँ से। तो हम जो है अब आगे की बात करेंगे, है कि नहीं बात यहाँ से, समझ में बातें आ रही हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। कहता क्या है, एक बंद पृष्ठ के अंदर Q विद्युत आवेश स्थित है, उस पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। भैया अब यहां से अब आप आ जाइए, ये चीज कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर Q विद्युत आवेश स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर, तो निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होंगे। यहाँ पे गॉस का प्रमेय आ गया भाई आप लोगों के लिए, है ना। तो गॉस का प्रमेय जब लगता है तो गॉस का प्रमेय जो होता है वो आपके पास फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या मार सकते हो, ए नंबर ऑप्शन मार सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट मार सकते हो। बातें क्लियर हो गई सबको या नहीं क्लियर हुई हैं भाई, सबको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। कहता है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, नहीं अब लगातार बोलते बोलते तो थोड़ा सा आदमी सुस्ताता ही है, ऐसा तो है नहीं कि आदमी सुस्ताएगा नहीं, है कि नहीं बात यहाँ पे। समझ में बातें आ रही हैं सबको या नहीं आ रही हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करने का मतलब है कि मुक्त आकाश, भाई साहब F बराबर फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q1 होता है इंटू Q2 होता है अपॉन में R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब ये आपका होता है तो आप एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके चले जाओ, बाद बाकी कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं बनता है, ये कूलम स्क्वायर हो जाता है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हैं, कूलम का स्क्वायर है ना, ये तो डी रहेगा नहीं सर, क्या 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 मार रहे हैं सर, क्या मार रहे हैं, सी होगा यहाँ पे ये सी है यहाँ पे, तो यही वाला होगा सर, ए नंबर ऑप्शन मारेंगे, है कि नहीं बात। अब उसी से मिलता जुलता आपके पास यहाँ पे ये एक आ गया है कि सर अब आप इसका बताइए कितना होना चाहिए। भाई साहब वहीं से लगा लीजिए ना, यहीं से लिख लीजिए, विमीय सूत्र लिख लीजिए यहीं से। इसका हो गया ए स्क्वायर, इसका हो गया टी स्क्वायर, नीचे हो गया एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे सर आपका आ जाता है एल का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना। चलिए तो अब एप्सिलॉन नॉट, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जिसको नहीं आता है भाई याद कर लेना, इतना निकालने के लिए, अगर याद नहीं रहे तो निकालना लेना, इस तरीके से कुछ ना कुछ याद कर लेना, या तो यूनिट याद कर लेना या डायमेंशन डायरेक्ट रख लेना, भाई कुछ ना कुछ तो कर लेना, है कि नहीं बात। यहाँ पे एल का पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पे टी का पावर -4 हो जाएगा, सॉरी +4 होगा सर, हाँ सर बिल्कुल, हम कहाँ कह रहे हैं कि -4 होगा, और यहाँ पे ए का पावर 2 हो जाएगा। सर बताइए होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, होगा। हाँ सर होगा, एकदम होगा। तो कौन सा होगा सर,
कौन सा ऑप्शन मार सकते हैं आप सर, ये बताइए। ये आपका ए नंबर है एम एल का पावर -2, टी का पावर 4, ए का पावर 2। ये तो होने से रहा है भाई, टी का पावर 4 एल का पावर -3 है, आएगा ही ना। चलिए ये आ जाइए, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। एगो यही सही लिख रहा है, बाकी तो कोई सही लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे मार दीजिए बी नंबर ऑप्शन में टिक धनाम से। समझ में बातें आ रही हैं क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? तो ये इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन हुए। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? कोई डाउट भी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कहता है 2 कूलाम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। 2 कूलाम आवेश है बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2 कूलाम आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब पूछे तो क्या करना है, कैसे बताना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास होता है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं सबको याद रखने वाली बातें होती हैं। जैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ Q = NE पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो अब यहाँ से कितना है, 2 कूलाम है, = N इंटू में कितना है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ये से ये गए काम से, बोलो गया कि नहीं गया? अच्छा तो N = हमारे पास 2/1.16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 10 का पावर -19 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये ऐसे भी दे रहा है, अब इसको ऐसे भी नहीं कोई करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो नहीं कोई करना चाहता, 1 कूलाम में होता है कितना 6.25 × 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है इतना, है ना। 1 कूलाम में इतना होता है, 2 कूलाम में कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 × 6.25 × 10 का पावर 18 कर दो, जितना आएगा उतना हो जाएगा। कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12 1 13। काहे का सर, 6 दूनी 12 ही ना होगा सर? हाँ बिल्कुल। अब 2 डिजिट के बाद दे देना, 10 का पावर कितना 18 है कि नहीं बात? तो अब यहाँ पे इधर करोगे, 1 डेसिमल इधर कर दोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 19। बोलो होगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन से ही ये आता है ना। ये भी फॉर्मूला आ सकता है कि बताइए 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 का पावर -10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसके एडिशनल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन देंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से मत बनाना कभी भी। अगर आपके जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, MCQ 1 मार्क्स में है तब तो डायरेक्ट टिक मारोगे क्योंकि 1 कूलाम का है, और अगर 2 कूलाम का पूछ रहा है तो ठीक है। कभी कभी बिहार बोर्ड वाले जो होते हैं थोड़ा सा सस्ता नशा कर लेते हैं और उसको 2 मार्क्स में पूछ देते हैं। तो बेटा आपको 2 मार्क्स के लायक ही बनाना पड़ेगा, आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा करके ही बनाना पड़ेगा। यही फॉर्मूला याद रखना, ये क्वांटाइजेशन का है ना। इसको आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो इस आवेश के क्वांटमीकरण के सूत्र का प्रयोग करके ही आप ये लाना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख देना सर ने बताया था। कहीं बहुत जगहों प्लेटफॉर्म पे आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत बड़े बड़े वीर टीचर ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए हैं कि कहते हैं देखो इतना है ना, मार देना इतना। 2 मार्क्स में ये गलती कभी मत करना। 2 मार्क्स में अगर ये गलती करोगे तो सीधा 1 नंबर गया काम से तुम्हारा, सीधे आधा काट देगा, हाफ मार्क्स बैठा देगा तुमको, बस हो गया, टाटा बाय बाय। अगर टॉपर बनने वाले रहोगे तो बस टॉपर में से मात्र 1.5 नंबर तुम्हारा कट जाएगा। 2 मार्क्स में 1.5 नंबर काट देगा, आधा नंबर दे देगा। इसीलिए कभी भी जब भी यूज करना क्वांटाइजेशन यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण का फॉर्मूला सूत्र लगा करके उसके बाद बजाबता कैलकुलेट यानी कि गणना करके ये लिखना, और उसके बाद फिर 2 कॉलम में अगर पूछे तो ये करना। बात समझ में आ रही है? ऐसे मत करना कभी भी। क्लियर है बातें? चलो तो मैंने बता दी, सब लोग एक बार देख लो, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, एक बार देख लेना। क्लियर हो गई बातें? चलो ठीक है, आगे की बात। 2 आवेशों के बीच की दूरी d होने पर उनके बीच बल F है। यदि दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो दूरी भी दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान होगा। अब यहां से ध्यान से देखने वाली बात है, आवेश को भी दुगना कर रहा है और दूरी को भी दुगनी कर रहा है।
दोनों काम कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? सीधी सी बात है कि आपके पास जो है जो एफ आएगा वो कितना आएगा? के तो कांस्टेंट है भाई साहब, के तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, तो के से तो कोई मतलब है नहीं। अगर रखोगे भी के से तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यानी कि टू डबल कर रहा है बेटा, याद रखना, दोनों आवेशों को दोगुना कर रहा है, तो दोगुना का मतलब 2q, तो 2q बनाना कैसे है? तो 2q 4q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये याद रखना, 4q हो जाएगा। और डिस्टेंस भी आपके पास कितना हो जाएगा? डिस्टेंस भी आपके पास डबल कर रहा है, दूरी भी दुगनी कर दे रहा है, तो जितना अगर r है तो वो 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r यानी कि अब आपका हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों तो आपके पास कितना हो गया? f बराबर, अब इसको लेके जाइएगा तो ये दोनों तो आपका 4 से 4 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो f के बराबर रह गया, यानी f डैश जो है वो f के बराबर है, तो क्या टिक मारिएगा? सीधा ए नंबर ऑप्शन में मार दीजिएगा, सिंपल बन गया, है ना? समझ में बातें आ रही हैं? डिटेल में अगर बताएं तो क्या बताओगे? डिटेल में इसमें जानना क्या है बेटा? इसमें देखो, पहला एफ लगाओगे तो दोनों ही आवेश चूंकि समान है, दो आवेशों के बीच की दूरी पूछ रहा है आपको, है ना? अगर मान लो, ठीक है, एफ ऐसे भी एफ आ जाएगा, देखो हम बता दे रहे हैं, मान लो अगर हम पहला एफ लगाते हैं तो क्या लगाएंगे? के Q1 Q2 अपॉन में क्या लगाओगे बेटा? आर स्क्वायर लगाओगे। क्लियर है बातें? चलो अब आ जाओ, अब इधर f बराबर इधर आ जाओ, तुम कितना हो जाएगा? अब डबल कर रहा है, f डैश लगा देना, डबल कर रहा है तो k तो 2q1 करना और फिर 2q2 करना, और नीचे में कितना कर देना? 2r का होल स्क्वायर कर देना, तो कितना आ जाएगा? f डैश आपके पास कितना आ जाएगा बताओ? तो 4, है ना? और यहाँ पे k q1 q2 और नीचे भी आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 4 आर स्क्वायर, ये दोनों कटेगा। अब इसका वैल्यू देखो तो ये इसका वैल्यू कितना है? एफ नहीं है, तो ये एफ के बराबर नहीं हो गया? समझ में बातें आ गई? तो ये सारी चीजें सिंपल हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो आप इस तरीके से कर लेना, या फिर इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, कभी कभी ऐसा भी इसको पूछ देता है। इसमें तो ये कह दिया गया है ना कि दो आवेशों के बीच की दूरी d है, उनके बीच का लगने वाला बल F है, और आवेशों को दुगना, इसमें क्वेश्चन बेटा हम आपको एडिशनल बता दे रहे हैं, ये कहीं नहीं बताएगा, हम आपको एडिशनल बता दे रहे हैं कि हो सकता है दोनों आवेशों को दुगना ना करके सिर्फ दूरी को दुगना कर दे। पॉसिबिलिटी कितनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को, कितने तरीके से क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इसमें आवेश को दुगना ना करे, सिर्फ दूरी को दुगनी कर दे, तो दूरी को दुगनी करेगा तब कितना करेगा उसको भी देख लेते हैं। आइए मान लो, सपोज करो हम यहां पे ऐसे कहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक सेकंड थोड़ा सा हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ चलो आ गया, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, और जितनी भी पॉसिबिलिटी है बेटा वो हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, इसे इधर देखो, क्या कर रहा है कि आवेश के बीच की दूरी d है, होने पर उनके बीच बल F लगता है यदि दोनों आवेशों को दुगना कर दिया जाए। अब यहाँ पे आवेश को दुगना छोड़ दो, मान लो कि सिर्फ दूरी को दुगना कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखो पहला कंडीशन लगाते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे, माना कि दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, अगर मान लो कि दूरी को दोगुनी कर दिया जाता है तो देखो F कितना आ जाएगा, आप पहला लगाओगे क्या, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? कैसे आएगा वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं, ये आ जाएगा। अब F डैश अगर निकालोगे तो क्या करोगे, K Q1 Q2 अपॉन में डबल कर दिया गया ना, तो 4r का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया बेटा आपका F डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 F के बराबर, तब आपका F/4 आ जाएगा। पहले कंडीशन में कितना आ जाएगा, 1/4 के आस,
ठीक, ये हो गया, दोगुनी कर दिया गया तब, ध्यान से देखना, इतना कर दिया गया तब। अब दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें क्या है, पहली पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है क्वेश्चन पूछने की, है ना, क्या होती है। अब जैसे यहाँ पे दूरी को दोगुनी कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे ये कह देगा कि दूरी को आधी कर दी जाए, है ना, ये भी कर सकता है। यदि यदि दूरी को आधी कर दी जाए, अगर दूरी आधी हो जाती है तो दूरी बेटा क्या हो जाएगी, यहीं पे आधी कर दो, r/2 का, r/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 4f के बराबर हो जाएगा। सिंपल, एकदम याद कर लेना है। हाँ, थक गए, दोनों चीज कर दिए, पहला चला गया, पहला में क्या हो गया कि दोनों आवेश को दुगना, ये वो सब हो गया, है कि नहीं बात। हाँ अच्छा, अब देखो, है ना, तो जब दूरी को आधी कर दी जाए तो एफ डैश कितना बन जाएगा बेटा, एफ डैश आपका बन जाएगा 4f के बराबर, नहीं बन जाएगा, यहाँ पे r/2 रख दो ना, r/2 का होल स्क्वायर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला याद रखना, ये सब याद रखना डायरेक्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन, अरे ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन कम से कम, ऐसा नहीं कि कुछ भी मार देना, क्वेश्चन कम से कम ध्यान से पढ़ लेना कि कह क्या रहा है, दूरी को क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, आधा कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये चीज है। अच्छा, यानी कि पहले वाले से पहला ऑप्शन खत्म, जब दूसरा कंडीशन इसका लिए तो ये चौथा, ये वाला सी वाला ऑप्शन खत्म, और जब हम दूसरा कंडीशन लिए तो डी वाला ऑप्शन खत्म, अब बच गया बी वाला ऑप्शन। ये किस चीज में आएगा सर, अब आप इसको बताइए कि किस चीज में आएगा, एकदम बताएंगे किस चीज में आएगा। देखिए, अगर मान लो सपोज करते हैं कि हम जो है ना, अब भाई हाफ ही तो करना है ना, अब यहां से क्या बनेगा कि हम जो है चार्ज को कैसे लेकर के चलेंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा आवेश को दोगुना कर रहा है ना, आवेश को क्या कर रहा है, दोगुना कर दिया। अब इसमें से ये वाला जो ऑप्शन आपका f/2 वाला जो ऑप्शन है, ये थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इसको कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर, दोगुनी पे तो 1/4 हो जाता है ना, अगर दोगुनी कर देते हैं, दूरी को डबल कर दिया, अब आधा कर दिया तो 4 गुना, तो अब कितना कर दें तो इतना हो जाएगा हमारा, क्या सर, कितना कि 1/4 भी, अगर मान लो कि अगर दूरी को 1/4 कर दें तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना हो जाता है। ठीक है सर, तो आधा करने के लिए f/2 लाने के लिए बहुत हमें जो है ये करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, मान लो सोचो थर्ड कंडीशन इसका, है ना, थर्ड कंडीशन भी ले लेते हैं कि हम सर क्या करें, है ना, हाँ तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, देखिए करना तो है ही हमारे पास, आ जाइए। अब ना आवेश को आधा कर दो, अगर दोनों ही, अगर उसमें से आवेश को भी अगर हम आधा कर देंगे तो देखो, अब आवेश पे आ जाओ, दोगुना कर दिया, आवेश दोगुना कर दिया तो समझ में आ गया, दूरी हमारे पास, दूरी में अब कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है वो हम पूछ रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। यदि आवेश एक बार दोगुना कर दिया है, और डी, है ना, आवेश को आधा कर दिया जाए, भाई आवेश को आधा कर सकते हैं, आवेश को कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा, है ना, आवेश को, है ना, आवेश को क्या कर दिया जाए, आधा। कोई कहेगा सर क्वांटाइजेशन में ये लॉ, अरे पागल, इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आधा कर दिया जाए, कर दी जाए, अगर आवेश को आधी कर देते हैं तो देखो क्या होगा, तो अब F = अब निकाल के देख लो, K, दूसरा क्या Q1 Q2/r², उसमें तो कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे D के रूप में देख रहे हैं, हम R के रूप में देख रहे हैं। अब F डैश निकाल लो, तो K यहाँ पे Q1/2 कर दो, N2 में भी Q, और यहाँ पे कितना कर दो, Q2/2 कर दो, बाई यहाँ पे r² कर दो, यही करोगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग,
उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब देखिए क्या बन सकता है एफ डैश। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा। यानी कि अगर आप आवेश को भी आधा करते हो ना बेटा, तो यहाँ पे आपका जो है 1/4, यानी F/2 आने का कोई चांस है नहीं। तो जब F/2 आने का चांसेस नहीं बन रहा है तो हम इसको हटा देंगे। तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे हमने ले लिया। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ, समझ में बातें आ गई क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 तरीके की आपकी पॉसिबिलिटी है जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आधा करके, ये सारा करके हम लोग काम निपटा देते हैं। क्या है कि नहीं बात? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कितना एक ही क्वेश्चन पे सर? पॉसिबिलिटी मैंने आपको सारी बात बता दी बेटा, आप लोग इसको ध्यान से एकदम देखिएगा, है ना, कि इस तरीके से तीनों कंडीशंस लगा सकते हैं। ये भी, ये भी, ये भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग हर कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे आइए। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है? कुल आवेश संरक्षण, आवेश का प्रमाणीकरण, 2 प्रकार के आवेश, या बल का वृत्तीय रेखा। देखिए आवेश के जो गुण होते हैं ये तो होते ही हैं, ये भी होते ही हैं। यानी प्रमाणीकरण कहने का मतलब होता है कि आवेश संरक्षित भी होते हैं, आवेश जो होते हैं आपके क्वांटमीकरण भी होते हैं, है ना। क्वांटाइजेशन वो पूछ रहा है यहाँ पे ना बेटा, क्वांटमीकरण होना चाहिए, ये याद रखिएगा। क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण होना चाहिए। 2 प्रकार के आवेश होते ही हैं, है ना। बस यही होता है कि ये जो होता है गुण नहीं पाया जाता है, यानी बल का वृत्तीय रेखा नहीं होता है, आवेश की बल की वृत्तीय रेखा नहीं होती है। समझ गए बात को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश संभव है? कौन सा विद्युत आवेश संभव है, इस चीज को ध्यान रखना है। विद्युत आवेश कौन सा संभव हो सकता है आपका? 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, है ना। 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कौन सा हो सकता है बताइए भाई? निम्नलिखित में से विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यही होता है कि नहीं बात? अब इसमें से अब देख लो करके, अगर 2 रखोगे तो 32 तो ये तो आएगा, लेकिन बेचारा वहां 18 पड़ा हुआ है, क्या है कि नहीं बात यहाँ पे? ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे 58 आता नहीं है, 45 आता नहीं है, भाई कैसे आएगा? अब आवेश को तो हम कैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और कितना लेके जा सकते हो, कितना लेकर के हम इसको कर सकते हैं। अब देख लो, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करने से भी हमें कुछ पता तो चलने से रहा, क्योंकि हमें पता है कि 6.25 ही होता है इंटू 10⁻18। अब माइनस चार्ज भी दे रहा है, तो ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखो करना क्या, करना ये है कि यहाँ पे बेटा जो 18 है ना, इसको 19 बनाना है। एक मिसप्रिंट, बड़ा गजब मिसप्रिंट हो रहा है, बहुत ज्यादा, काहे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए कर दे रहे हैं, है ना। चलिए कर दिए आपको हम। यहाँ पे आप ना -19 लिख दीजिएगा, तो ये आपका संभव हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो ये आपका संभव हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संभव हो सकता है। यानी कि 2 कूलाम अगर आवेश अगर आपके पास है ना, अगर मान लो कि जैसे कि हम कह दिए ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लिया जाए कि आपके पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये लिख सकते हो,
है ना, ये हो सकता है हमारा, है ना, ये हो सकता है। क्लियर है बातें यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए आते हैं यहाँ पे। कहता है यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नैनो कूलाम है तो वस्तु पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कहता है कि अब भाई 1 नैनो कूलाम बता रहा है। अब इसका ध्यान से रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई है। तो सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई अगर लेंगे तो इसको तो न्यूटन पर कूलाम कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। अब आइए इस पे, अब इस पे जब आएंगे तो क्या कहता है 1 नैनो कूलाम बराबर आपका बन जाएगा कितना, 10 का पावर -9 कूलाम, यही बनेगा सर, 10 का पावर -9 कूलाम हो जाएगा 1 नैनो कूलाम का। तो कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई, तो देखिए 1 कूलाम में आपके पास होते हैं कितने, 6.25 इंटू 10 का पावर माइनस काहे के लिए सर, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। तो अब भाई चार्ज आपको दे रखा है किसी पिंड का आवेश, तो निकाल लीजिएगा, निकाल के क्या कीजिएगा आप, ऐसे तो करना है जैसे आप क्वांटाइजेशन है, अब यहाँ से है, तो जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितनी करोगे आप, तो रख देना 10 का पावर -19 और नीचे रख देना 1.6 इंटू 10 का पावर कितना, -19। 19 का एक लिए लिखे सर, हाँ ठीक है, फ्लो में 19 लिखते हैं लेकिन लिखेंगे -9 ही। अब समझ में आया ना सर। तो अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 1/1.6 है, ध्यान से रखिएगा इसको, और ये 10 का पावर -9 है, ऊपर जाएगा ये, तो ये बच गया आपका 10 पॉजिटिव में। इसको डिवाइड करते हो आप तो कितना आता है, इसको डिवाइड करोगे तो ये बता दो आप हमको, कितना करोगे, डेसिमल लगाओगे 10, फिर एक और डेसिमल लगाओगे, ये हटाओगे तो कितना बचेगा, 16 से डिवाइड कर दो। नहीं आता है, एकदम बउआ वाला, एकदम इतना बउआ वाला सवाल सर ऐसे नहीं बताइए, तो माथा में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, बता देने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 लगाओगे, 16 छक 96 लगाओगे, 25 आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 0.625 इंटू 10 का पावर कितना हो गया सर, 10 ना हुआ, समझ में आया। देखो भाई हम बहुत ही इत्मीनान से बताते हैं कि अगर बच्चा सुतलो रहेगा ना तो वो बना देगा क्वेश्चन को। ऐसे कैसे, 11 होगा कि 19 होगा सर, 9 होगा, 11 होगा बेटा, इधर जाएगा ना। हाँ समझ में बात आ रही है, क्लियर है। तो कितना लगाएगा, डी नंबर ऑप्शन में टिक मारिएगा, है ना। अरे भाई साहब अगर इसको हटाइएगा तो 9 पे आएगा, ऐसे भी कीजिएगा तो 10 पे, देखिए यहाँ पे जा रहा है, इसको ऐसे कीजिएगा, है ना। ऐसे भी अगर मान लो, सपोज करो, चलो ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे ले जाओ, एक सेकंड, हाँ डी डी डी, इसका डेसिमल हटाओ, ये करोगे, एक डिजिट इधर लाओगे, है ना, तो ये तो ऐसे भी 7 बन जाएगा, 2 डिजिट इधर करोगे 9 हो जाएगा बेटा, 9 होगा बेटा, यही होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे, है ना। 11 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, क्लियर है बात है। डेसिमल हटाने की बात है, चल ठीक है। देखो ना यहाँ से हटाओ ना, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 1000 आएगा, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 3 तो घट जाएगा, फिर एक डेसिमल इधर लगाओगे, है समझ में बात आ रही है। चलो तो ये तो हो गया न्यूटन पर कूलम, कहानी खत्म। ये सब जो है इतना जो हम कैलकुलेशन ये जो आपको बता रहे हैं करके, एकदम नहीं, एकदम दिमाग काम करे ना, एकदम लगा देना, जिसके पास समय काटना हो। चलो फिर से वही है क्वेश्चन, दूरी r पर रखे समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यदि आवेश को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि कितना होना चाहिए,
यदि आवेश को आधा कर दिया जाए, भाई देखो दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, भाई एक दूसरे पे F बल लगाएगा। अब चलो आ गए, अब यहां से आ जाओ, चलो देख लो यहां से, अब आ जाओ। देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो देखो दो आवेश है ना, क्या किया गया है, बहुत आसान है। Q आवेश इधर भी Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और दोनों ही R दूरी पर रख दी गई है कि नहीं बात, दोनों ही कितनी दूरी पर, R दूरी पर रख दी गई है, एकदम ध्यान से समझना एकदम, ठीक है, और दोनों ही समान आवेश है। तो F आपके पास कितना लगेगा बेटा, K Q1 और Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा R²। अभी हम जस्ट बताए हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी जो अभी नए देख रहे होंगे उसको भी, दोनों आवेश समान है, समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के, तो यहाँ पे Q1 को Q2 से रिप्लेस कर दो या Q2 को Q1 से रिप्लेस, तो कितना हो जाएगा, या दोनों को हम Q1 और इसको भी Q1 बना दो, बाय R² कर दो। तो बेटा ये क्या आपके पास यहाँ पे ये नहीं बन गया, K Q1 का स्क्वायर बटा R², बोलो आ गया, चलो समझ में बात आ गई। अब यहाँ पे कहते हैं यदि आवेश को आधा कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती, अब आवेश को आधा कर दिया गया है, देख लो F इज इक्वल टू, अब F डैश लगा देना, ठीक है, K तो Q1 बटा 2 और इनटू में फिर Q1 बटा 2, क्योंकि दोनों उतना ही है, और नीचे आपके पास दोगुना कर दिया गया है ना, यानी कि 2R का होल स्क्वायर। चलो आ जाओ, तो F डैश कितना हो गया बेटा, K बाई 4 लगा देना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, Q1 का स्क्वायर, और ये 4 हो गया, और यहाँ पे भी हो गया 4R का स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ बेटा, तो F डैश कितना हो गया बेटा, आप इतना बताओ, अब बताओ 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 बताओ, 1/16 सर, और इंटू में कितना हो जाएगा, K Q1 का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर। बोलो ये इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, F डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/16 और इंटू में F, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं बात, बोलो आ रहा है। तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल, अब दोनों ही आवेश पे लगने वाला बल पूछ रहा है, याद ध्यान रखिएगा, कोई आंख बंद करके ये मत कीजिएगा सर उतना, दोनों एक दूसरे, जब दोनों समान परिमाण के दो आवेश हैं, है ना, समान परिमाण के दो आवेश हैं, है ना, तो जब समान परिमाण के दोनों आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि लगाएगा। तो कितना लगाएगा, तो F डैश कितना आ जाएगा आपका, F/16। समझ में बातें आ गई, क्लियर है, तो डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है, F/16। अब प्रत्येक आवेश भी पूछ रहा है, आधा भी कर दिया, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसको, देखो जब भी होगा इतना याद रखिएगा सब लोग, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे प्रत्येक आवेश कहेंगे, सर सवाल उठा दिया कि सर प्रत्येक आवेश है ना, दोनों आवेश है, तो दोनों आवेश क्या करेगा, जब दोनों आवेश बेटा जब बल लगाएगा तो उतना ही, क्योंकि दोनों समान परिमाण का है, और हमारे पास हमको पता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का, है ना, ये Q1 और Q2 का होता है, और दोनों समान है, और दोनों जब बदल भी रहा है तो आधा भी हो रहा है, तो दोनों, हाँ अगर मान लो कि इसमें से अगर ये क्वेश्चन कह देता आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन कह देता कि एक को आधा कर दिया जाए और दूसरे को उतना ही रखा जाए, तब वहां पे सिनेरियो कुछ और हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो बातें ही कुछ और हो रही हैं, यहाँ पे तो दोनों ही समान परिमाण के हैं, तो दोनों तो क्या करेगा, एक दूसरे पे बराबर बल ही लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, समान रूप से बल लगाएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब जब समान रूप से जब बल लगाने की बारी आएगी तो क्या करेगा, तो F/16 ये भी लगाएगा, F/16 ये भी लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे F/16 का बल लगाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ में बातें आ रही हैं सबको या नहीं आ रही हैं, ये हमें बता दीजिए।
समझ में आखिर आ ही रहा होगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है, क्लियर है। हाँ सर जी, तो अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब यहाँ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। कहता है जब एक विद्युत द्विध्रुव के दो एक समान विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करता है एक शुद्ध बल, एक बल आघूर्ण, एक शुद्ध बल और एक बल आघूर्ण, ना तो एक शुद्ध बल और ना ही बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव होता है, क्या होता है। देखो, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक द्विध्रुव को रख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, एक पे बल इधर लगेगा, दूसरा बल इधर लगेगा, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा यहाँ से, अगर मान लो तो टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यानी कि टॉर्क T इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या लगाते हैं, एफ आर साइन थीटा। नहीं भाई, अब मान लो कि ये जो है ये आपका 2a है, कितना है, ये 2a है ना, सबको बताया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है ये सबको, ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 2a cos थीटा बन गया, यहाँ थीटा एंगल बना रहा है तो ठीक, और ये आपका क्या बन गया, 2a साइन थीटा बन गया, है कि नहीं बात यहाँ पे बना ना। तो टॉर्क का क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी, तो बल आपका F और डॉट में यहाँ पे कितना, लंबवत दूरी 2a साइन थीटा, यही बनेगा क्या भाई, यही तो आएगा हमारे पास। बल गुना क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी होती है। अब बल F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अब आप इसको F इज इक्वल टू क्या बन जाता है, EQ बनता है या नहीं बनता है। तो आप टॉर्क को लगा दोगे यहाँ पे, एक तो शुद्ध, अब आपका क्या हो जाएगा, EQ डॉट में 2a साइन थीटा, तो आप इसको टॉर्क को क्या लिख सकते हो आप, EP साइन थीटा, ये भी लिख सकते हो, है ना। टॉर्क को ये भी लिख सकते हो, तो ये आपका एक बलाघूर्ण पैदा हो जाएगा, क्या पैदा होगा, एक बलाघूर्ण पैदा हो जाएगा, यानी कि F2a साइन थीटा। क्लियर है बातें यहां तक। अब शुद्ध बल नहीं होगा, देखिए शुद्ध बल किसको कहते हैं, शुद्ध बल कहेंगे कि एकदम प्योर से बल ही लगेगा, इसके साथ कुछ नहीं। तो देखो बल, ये जो टॉर्क उत्पन्न होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बल पे निर्भर नहीं करता है, हमारी लंबवत दूरी पे भी निर्भर करता है। तो लंबवत दूरी है तो ये अकेले, हाँ इंडिविजुअल अगर बल सिर्फ होता तो हम लोग उसको कहते हैं शुद्ध बल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बल नहीं बल्कि बलाघूर्ण, बल और लंबवत दूरी का गुणनफल हमें मिल रहा है, सदिश गुणनफल मिल रहा है, इसीलिए हम सिर्फ कहेंगे कि एक बलाघूर्ण हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक बलाघूर्ण, क्योंकि फिर हम शुद्ध बल, अगर मान लो कि एक F यहाँ पे अगर हमारे पास है, एक F भी है, ठीक है, ये भी बहुत लोग कहेंगे कि सर एक शुद्ध बल और एक बलाघूर्ण भी हो सकता है। तो देखिए जब शुद्ध बल की बात करोगे आप, तो शुद्ध बल को आप डायरेक्ट टॉर्क को EQ यानी EP साइन थीटा के रूप में लिख सकते हो, यानी विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण और साइन थीटा का, यानी कि दोनों के बीच का। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम जो है सीधे सीधी हम एक ये कह सकते हैं कि एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो सकता है, तो B नंबर इसका ऑप्शन हम मार सकते हैं। क्लियर है बातें यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, कहता है बल प्रति यूनिट, है ना, चार्ज को किस रूप में जाना जाता है, यानी बल प्रति यूनिट यानी आवेश चार्ज को, सिंपल सी बात है, प्रति इकाई आवेश पूछा जा रहा है, यहाँ पे यूनिट लिखा गया, प्रति इकाई आवेश को आवेश यानी चार्ज लिख दिया गया है। यहाँ पे चार्ज को मत पढ़ना बेटा, चार्ज एकदम इंग्लिश वर्ड है, प्रति, है ना, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है F/Q0, क्या होता है, F/Q0। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में बातें आ रही हैं, हाँ
तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गॉस के नियम के लिए उपयोग किए जाने वाली सतह कहलाती है बंद सतह, गोलाकार सतह, गॉसियन सतह, समतल सतह। तो भाई गॉस का नियम हमेशा गॉसियन सतह पे लगता है, उसको गॉसियन सतह कहते हैं हम लोग, है ना। बंद सतह पर तो फ्लक्स की बात होती है ना। बंद सतह पर किसकी बात होती है? फ्लक्स की बात होती है। कभी कभी ओपन सतह भी आ जाता है, जैसे गॉस के एप्लीकेशन अनुप्रयोगों को देखते हैं तो अनंत लंबाई वाले तार के कारण, है ना, अनंत समतल सतह के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? गॉसियन सतह की कल्पना करनी पड़ती है ना, गॉस के नियम को लगाने के लिए। तो गॉस के नियम को लगाने के लिए हमेशा हम लोग किसकी बात करेंगे? गॉसियन सतह की बात करेंगे। समझ में बात आ गई? चलिए नेक्स्ट आगे। कहता है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। भाई साहब सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट। आवेश को दो भी दुगुना कर दिया, दूरी को भी दुगुना कर दिया, F पे मार देना टिक आंख बंद करके, ठीक है। अब कोई ये मत करना कि दो आवेश वाले गोले हैं तो दूरी d पर है, तो d पर रखा गया तो क्या दिक्कत है? अरे गोला है, उससे क्या मतलब है, ठीक है। ये थोड़ी बोला गया है कुछ और, तो सीधा F पे टिक मार दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए ऋणात्मक चार्ज, आवेशहीन चार्ज, या तो ऋणात्मक चार्ज या आवेशहीन। एक चुंबक। कहता है एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, उस वस्तु को होनी चाहिए। अब देखो कोई भी वस्तु को अगर आकर्षित कर रही है ना, अब देखो वस्तु तो कोई भी वस्तु जो होती है वो अनावेशित ही होती है ना, आवेशित तो होती नहीं है वो। हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनावेशित होती है, यानी आवेशहीन होती है। उस पर ना तो वो तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को उसके सामने ले जाते हैं तो उसके अंदर का जो आवेश रहता है उसको वो अपनी ओर खींचता है, तो लगता है कि वस्तु भी खिंचा रहा है यहाँ पे, है ना, ये चीज होता है। तो वस्तु की बात कर रहा है, वस्तु होनी चाहिए। अब ऐसा बहुत लोग देखेंगे, कहेंगे धन आवेशित कांच है तो धड़ाम से एकदम मार देंगे ऋणात्मक चार्ज ना, ये गलती कभी मत करना बेटा। ये भी देखना वस्तु को, वस्तु है आपका, और ये हम जानते हैं कि वस्तु, अरे 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 ऐसे ना हिलो, ऐसे हिल जाएगा तब तो भारी दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका ये जो है वस्तु है, वस्तु जो होती है हमेशा अनावेशित होती है, आवेशहीन होती है ना। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि आप जो है आप ये कह सकते हो कि या तो वो वस्तु ऋण आवेशित होनी चाहिए या फिर आवेशहीन होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में वस्तु को वो धन आवेशित कांच जो है खींच लेगा। ऋण आवेश रहेगा तब भी खींच लेगा, आवेशहीन होगा तब उसको खींचेगा, आराम से खींचेगा, है ना। अब कहिएगा कि सर तब उसको ऋण आवेशित कैसे किया जाए? तो ऋण आवेशित करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आवेशन के प्रकार हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि आवेशन को घर्षण बल से, है ना, घर्षण से कर सकते हैं, फिर आप प्रेरण से कर सकते हैं, फिर संवहन से कर सकते हैं, है ना, फिर प्रकीर्णन से कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के आपके आवेशन के प्रकार दिए गए हैं कि उसमें तो हो या तो ऋणात्मक चार्ज होगा या फिर आवेशहीन होगा, दोनों ही कंडीशन में आपको वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखना धड़ाम से मतलब मार देना ऋणात्मक चार्ज ना, ऐसी गलती मत करना। वस्तु है, समझ में बातें आ गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो इसे वितरित किया जाता है भाई पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर, केवल सतह के अंदर, कोई नहीं। देखो भाई केवल सतह के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल सतह के अंदर नहीं कर सकते, पृष्ठ के अंदर तो कर ही नहीं सकते। एक यदि कुचालक वस्तु है तो हमेशा पृष्ठ पे ही टिक मारते हैं, है ना, क्योंकि जब कुचालक वस्तु होती है तो उसके हमेशा पृष्ठ पर ही हम आवेश को रखते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हमने चैप्टर में पढ़ाया है, अब चाहो तो जा करके चैनल विजिट करके आप वहां पे देख सकते हो। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, आवेश की प्रकृति, उपयुक्त सभी। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती हैं? देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हम जो है क्या कर सकते हैं? अब कोई भी कहीं भी, अगर मान लो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है प्लस, ठीक है, ये निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा निकल रहा है ना। देखो, तो इससे क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाया जा सकता है। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। दूसरा, दिशा का भी पता लगाया जा सकता है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो है हम दिशा का पता लगा सकते हैं कि बल आवेश जो है कैसा है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, कैसा है ना। उसकी बल की दिशा क्या हो सकती है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा से पता चल सकता है। तो दिशा का भी होता है। आवेश की प्रकृति का भी पता चल जाता है। अगर मान लो पॉजिटिव, देखो ये बाहर निकलेगा, ये सब 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 है ना, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब बाहर निकलेगा। वही अगर नेगेटिव रहता तो सब अंदर की तरफ आता, है ना, सब अंदर चला जाता। तो क्या होता है? आवेश की प्रकृति का भी पता चल जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। समझ में बातें आ गई? यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे, तीनों का पता चलता है। समझ में बातें आ गई? हाय, हाँ, थक गए नहीं? कोई बात नहीं सर, थकिए गए तो यह देखो अब आ गए यहाँ पे। कहता है कि यदि घन के कोने ए पर चार्ज Q रखा जाता है तो घन के फलक से कुल विद्युत प्रवाह कितना होगा? क्या बात है, ओ हो भैया, चलिए बताइए इसका क्या होना चाहिए। अब देखो भाई साहब, यहां पर जो है, अब घन के कोने ए पर चार्ज Q, यहां पे जो है आपका चार्ज Q रख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, है ना। हम सतह आवेश वितरण यानी कि हम गॉस के थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E जो होता है, या फिर हम जो फ्लक्स पढ़ते हैं ना, पहले फ्लक्स को देख लो, फ्लक्स देख लो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, घन में टोटल कितने फलक होते हैं? टोटल फलक बताना है। कै गो फलक है भाई, बताना फलक कै गो। देखो, एगो ऊपर वाला भाग, इसको हम अच्छे से समझने के लिए हम इसका जो है कोई फलक जो हमारे पास हम लोग जो बात करते हैं, है ना, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता ही है, ये तो सबको पता है ना। हमको विद्युत प्रवाह पूछ रहा है ना, विद्युत प्रवाह का मतलब क्या होता है? यहाँ पे विद्युत प्रवाह का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो हो रहा है वो एक तरह से फ्लक्स के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। चलो हाँ, तो देखो टोटल जो हमारे पास आएंगे, कितने आएंगे, उन सब चीजों पे बात करते हैं। ठीक, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये तो हो गया। अब देखो, हम अगर इसमें जो है, अगर हम बात करते हैं आगे की बात अगर करेंगे तो देखो हमारे पास जो होता है एक E इज इक्वल टू फॉर्मूला भी बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? ये भी बनता है हमारे पास भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी बनता है हमारे पास, एक E भी बनता है। लेकिन हमको सारा ऑप्शंस भी तो देखना है सर, कि हमको ऑप्शन भी तो किस फॉर्मेट में दे रखा है, आवेश के टर्म में दे रखा है, यानी कि हमको सब आवेश के फॉर्मेट में निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये गॉसियन सतह का फॉर्मूला हमारे पास एक ये होता है, ये चीज़ है ना, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक सतह आवेश का जो होता है ना, सतह आवेश वितरण जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसका होता है ना, ये चीज़ है। अब देखो बनाना कैसे है, आगे आ जाओ।
यहाँ पे देखो, इसमें टोटल जो सतहें होंगी है ना कितनी, जैसे देखो पहला वाला सतह ऊपर वाला एगो सतह, ये दूसर का साइड वाला सतह, फिर तीसर का भी साइड वाला सतह, फिर चौथा इधर वाला सतह, फिर 4 गो सतह, और एक सामने वाला और एक उधर 5वां सतह, पीछे वाला सतह 5वां सतह, एक इधर हो जाएगा नीचे वाला सतह, क्या इधर नीचे वाला भी तो सतह बनेगा, 6ठा सतह बनेगा, है ना। अब यहां से हम जो है टोटल फ्लक्स फलक की बात करते हैं, तो टोटल 8 फलक हमारे पास इसमें आते हैं, 2 फलक और होते हैं, 2 फलक टोटल। देखो ना, इसको जो है मैं इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी अगर एक चीज ले ले, जैसे मान लो ये रिमोट ही है ना, एक आराम से घन है ना, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये घन नाप जो है ना घन है, घन की तो मेरे पास है ना। तो देखो एगो ये हो गया, एगो ये एक, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, कोने ए पर जो है रखा हुआ है, देखो एगो सतह है ये एक, दूसर का ये वाला, तीसर का ये वाला, है ना, 3 गो हो गया, चौथा ये, 5वां ये, 6ठा ये, 6 दे रखा है, ठीक, 6 हमें दे रखा है, क्लियर है बातें। चलो, लेकिन कोने की अगर बात करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 कोने हैं, यानी कि 8 कोने, जब 8 कोने आपके पास बन रहे हैं, है ना, और इसके एक सतह यहाँ पे जो है आपको रख दिया गया है, क्या इतना रखा गया है, आपको समझ में बातें आ रही हैं, सिर्फ यहाँ पे रखा गया है आपका। तो जब यहाँ पे रखा गया तो टोटल जब निकलेंगे तो सभी कोनों से होते हुए निकलेंगे, यानी 8 कोना से होकर के निकलेगा। तो अगर मान लो कि एक कोना जब होगा, यानी कि पूरा का पूरा 8 होता है, तो 8 फ्लक्स हो जाएंगे, 8 पाई बराबर कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये बता दिया, आप इसको जानकारी रखिएगा, एक्स्ट्रा आपके पास ये नॉलेज रहेगा कि भाई समतल सतह का जो ये होता है ना। तो टोटल इस तरह के 8 कोने होंगे इसमें, तो फ्लक्स जितनी पॉसिबिलिटी है वो 8 से निकलने वाली पॉसिबिलिटी होगी, तो जो फ्लक्स बनेगा बेटा वो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, है ना। यानी कि आप इसको ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ना आपका CUET में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, 12th बेसिस पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कंपटीशन लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसको सिंपल बना सकते हैं। 8 पाई एक फ्लक्स में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 8 कोनों से 8 पाई, यानी कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है आप जानते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, यही होता है ना। फ्लक्स जो होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, यानी कि आप इसको जो है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए कॉस थीटा भी बनाते हो, बोलो बनाते हो या नहीं बनाते हो, ये भी बनाते हो आप। तो ये जो आपका फ्लक्स होता है ये आपका एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताता है, ये किसकी संख्या को बताता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताता है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताएगा तो ये यहाँ पे आपका जो अगर मान लिया जाए कि 8 कोनों से 8 फ्लक्स निकल रहे हैं, तो एक कोना से कितना निकलेगा, इतना क्रॉस करेगा सब। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्लियर हो रही है बातें। तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन भी है, लेकिन दे दिया गया तो चलो अच्छी बात है ना, कुछ जानकारी हो जाएगी, समझ में बातें आ गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, ये देखो अब आ गया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एकल, देखो ये निकल रहा है ऐसे, अब यहां पे देखो निकल भी रहा है अंदर भी आ रहा है, ऐसे डबल तीर लगाए, एकल बता रहा है, एकल ऋणात्मक। ये देखो एक तरफ से जा रहा है यहां से, और यहां से देखो यहां से एक, तो भाई ऋणात्मक की बात की जा रही है, ये सारी चीजें जो हैं ऋणात्मक की बातें हो रही हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर मान लो सपोज करो यहां से, है ना, अब देखो इसमें
इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लग रहा है ना कि इधरों निकल रहा है, इधरों जा रहा है, इधरों निकल रहा है, इधरों जा रहा है, इधरों निकल रहा है, इधरों जा रहा है। अब यहाँ पे निकल जो रहा है तो भाई ये आ भी रहा है, लेकिन दोनों की दिशा देख रहे हो कैसी है, इधर से भी लग रहा है निकल रहा है, दोनों एक ही जैसे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि आ भी रहा है जा भी रहा है एक ही, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा इस पे आ जाइए सर। इसमें तो हो रहा है कि सर निकल रहा है, एक बगल से ऐसे ऐसे पूरा निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ये देखिए समानांतर विद्युत यानी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ पे, है ना, ये चीज हो सकता है। अब यहाँ से बात अगर आएगी तो ये भी निकल रहा है लेकिन ये ऐसे ऐसे, तो देखिए समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनाएंगी नहीं। अगर हम इसको अगर सही करना चाहें बेटा, इसको अगर हम सही करना चाहें, देखो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे निकल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज, है ना, इतना ज्यादा, तो ये आपका बेटा ऐसे निकल रहा है, तो ये आप मान सकते हो एकल ऋण आवेशित यानी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो करेगा। तो बी अगर वैसा है तो वो सही है, वही सही है, क्योंकि बाकी सारे धनात्मक, ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये धनात्मक का है, ये ऋणात्मक का, तो ये वाला फिगर नहीं होगा बल्कि ये फिगर होगा, तो ये भी नंबर लगेगा। इसके अलावा ये फिगर मिटा देना, ये फिगर मिटेगा, हम देख लेते हैं, नहीं मिटेगा ये, चलो कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, हाँ इसको, अरे भाई साहब ऐसे आ जाओ, रुको, हमने इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ले ना हुआ, यही मारना बेटा, टिक, है ना, ये वाला फिगर नहीं होगा, फिगर ये वाला होगा, ठीक है। समझ गए बात को, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे कहता है विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य क्या है। विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता, विद्युत आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता, ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है, बराबर और विपरीत विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है। भाई साहब यहां पे तो जो ऑप्शन है, एक सेकेंड, अब देखिए, विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य है विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता, विद्युत आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता, ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है, बराबर और विपरीत विद्युत आवेश एक साथ निर्माण अनुमत है। एक साथ निर्माण अनुमत होने का क्या मतलब है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखो, संरक्षण का तात्पर्य तो भाई ये भी है, ये भी है, ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है। आवेशित कणों की संख्या कहने का मतलब क्या है कि आवेश संरक्षित रहने का मतलब है कि कुल आवेश नियत रहता है, बराबर और विपरीत आवेशों आवेश एक साथ निर्माण अनुमत, बराबर और विपरीत आवेश एक साथ बन सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें, तो ये तो खैर होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा, ये इसमें से एक ऑप्शन और देना चाहिए था, इनमें से सभी का ऑप्शन देना चाहिए था इसके जगह पे ना, इनमें से सभी। अब भाई आवेशित कणों की संख्या की बात तो हम नहीं, आवेश संरक्षित रह सकते हैं। अब आवेशित कण तो बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, नहीं इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है कि नहीं बात, एक हमारा ए भी सही है और एक हमारा बी भी सही है, क्योंकि विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता है, संरक्षण का मतलब ये भी होता है, और विद्युत आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या, बेटा आवेशित कणों की संख्या की बात अगर की जाए तो आवेशित कणों का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे कण आ सकते हैं, ऐसा नहीं है आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो यही आवेशित कण है ना, तो ये नियत रहती है, ऐसा कुछ ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, प्रोटॉन सब में अलग अलग रहता है ना, ये चीज है। तो इसमें एक आपका ऑप्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा, तो आप इसमें ए भी मार सकते हो और
बी भी मार सकते हो, दोनों मार सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते नहीं है। हाँ, अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि क्या है? ये कोनो बात हुआ? अब तक पाए गए न्यूनतम आवेश की, तो ये तो यही ऑप्शन हो जाएगा। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होगा। आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ है आवेश मौजूद नहीं है, बाप रे। कणों पर आवेश होता है, बाप रे। आवेश का न्यूनतम अनुमेय परिमाण, आवेश नहीं बनाया जा सकता है। भाई साहब, कणों पर आवेश तो होते ही होते हैं, आवेश मौजूद नहीं। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। आवेश का न्यूनतम अनुमेय परिमाण, परिमाण का मतलब ये आप कह सकते हो कि ये इंटीग्रल है ना। यहाँ पे जो है ना बेटा, ये आपको थोड़ा सा हिंदी का कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्ड यूज कर दिया गया है ना। आवेश का न्यूनतम अनुमेय परिमाण की जगह पे आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। तो ये यानी कि फ्रैक्शनल के तौर पे नहीं होता है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो ये मान सकते, ये आप मानोगे। आवेश मौजूद नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कणों पर आवेश होता है, ये तो होता ही है, ये तो। लेकिन क्वांटमीकरण उसका विश्लेषण नहीं करता है। वो कहता है कि न्यूनतम जो भी होता है क्वांटमीकरण में, कि जो Q होंगे आपके प्लस माइनस जो होंगे, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, 1/2 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस माइनस 3/4 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है ना। तो ये आप सी मारोगे। आवेश नहीं बनाया जा सकता है, तो आवेश तो सही बात है कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो संरक्षण में बताता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको बताता है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है? संरक्षयी है, असंरक्षयी है, कहीं संरक्षयी कहीं असंरक्षयी, उपरोक्त में से कभी। अरे भाई साहब, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, स्थिर विद्युत क्षेत्र, देखो ये हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। असंरक्षित होने की बात नहीं है। आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं बेटा? संरक्षित होते हैं। तो आप यहाँ पे ए मारोगे आराम से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? हाँ, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है, अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, देख लेना। अब बनेगा कैसे ये, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया नहीं। आ जाओ इधर, चलो आ जाओ इधर। अब देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला बनता है बेटा F बाई क्या? Q0 बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, हाँ सर बनता है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, एक बार जो है एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है, अब दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है उनके त्वरण का। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे हो गया एक बना देना M, है ना। अब M P बना देना प्रोटॉन का मास, और एक्सेलरेशन जोड़ देना, चूंकि A होता है तो एक्सेलरेशन ही लगाना, और नीचे Q0 तो आवेश तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों पे आवेश समान होते हैं, ठीक। कैपिटल M है तो कैपिटल M ही लगाना, कैपिटल M, ठीक है। दूसरा आपका E2 लगा देना, है ना। यहाँ पे अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को तो M E कर देना, है ना, और एक्सेलरेशन ये A1 और ये A2 कर देना, और Q0। देखो Q0 नहीं बदले, क्यों नहीं बदले? क्योंकि दोनों का आवेश सेम होता है, प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉन का भी आवेश समान होता है। जब दोनों का आवेश समान होगा तो, और दोनों को कह रहा है एक ही विद्युत क्षेत्र में रख रहा है, तो एक ही विद्युत क्षेत्र यानी दोनों बेटा आपस में ये बराबर ही है, इतना याद रखिएगा आप। तो आ जाइए अब इधर। तो जब दोनों यानी कि E1 इज इक्वल टू आपके E2 हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, MP A1 बाई Q0 कर देना, इज इक्वल टू इधर कर देना ME, है ना, ME, छोटा वाला E लिख देना। क्या सर आप भी,
अरे कुछ नहीं हो जाता है, A2 कर देना। दोनों एक्सेलरेशन बता रहा है ना, F इज इक्वल टू ma होता है ना, मारो धड़ाम धड़ाम ऐसे, ये कटा, अब कर दो, छोटा कर दिए है ना। आ जाओ अब इधर, अब क्या करोगे, अब बच गया तुम्हारा कितना, बच गया ma और यहाँ पे A1 इज इक्वल टू इधर बच गया me और यहाँ पे A2, ठीक है। अब त्वरण निकाल देना, तो क्या करना, अब A, देखो सर जल्दी जल्दी में आप क्या लिख देते हैं, जो लिख देते हैं लिख दो, प्रोटॉन है और क्या, यहाँ पे A1 बाई A2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा me बाई mp। देखो पॉसिबिलिटी आपकी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में विरोधाभास उत्पन्न होगा, कहेगा कि सर हम A2 बाई A1 नहीं निकालेंगे, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A1 बाई A2 मारोगे तो आपका me बाई mp आएगा, ठीक। अगर A2 बाई A1 मारोगे तो आपका mp बाई me आएगा। समझ में बात आ गई, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कह रहा है, या ये भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जब बोलेगा बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उनके त्वरण का अनुपात सीधा कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है इसमें। तो त्वरण आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से जो भी होगा। अगर मान लिया जाए me बाई mp लेंगे तो A1 बाई A2 बनेगा, अगर mp बाई और करके इसमें मना देना mp बाई me A2 बाई A1, ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बातें, समझ में बातें आ रही हैं। हाँ थक गए, बहुत ज्यादा बोल देते हैं नहीं। हाँ अब कहता है निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात। ओ माय गॉड बेटा, इसको अगर कैलकुलेट करने लग गए ना तो मिजाज अच्छा से ठंडा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, याद करने का एक तरीका है, 10 का पावर 38 होता है, एकदम आंख बंद करके मार देना झड़ाक से टिक। और अगर तरीका नहीं पता, तरीका सूत्र बता दे। निश्चित दूरी पर रखा गया है दो इलेक्ट्रॉन के बीच, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच आपको क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बल भी निकालने के लिए कह रहा है, और क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत बल भी कह रहा है ना। तो क्या करना, एक बार Fg निकालना, जिसमें G लगाना, मास, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को लगाना, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देना, इनटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों तो एक ही रहेगा। तो एक काम करना, इसको एक काम करना, इसको me का स्क्वायर बना देना और निश्चित दूरी r स्क्वायर कर देना, और एक लगाना F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स E, इसमें लगाना K, और यहाँ पे कहना क्या, चार्ज, चार्ज कह रहा है ना, तो दोनों सेम है ना, ये है, तो आप कर देना QE स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। किसका किसका कह रहा है, स्थिर वैद्युत बल और इसका, तो आप इसका अनुपात निकालना FE बाई FG करके, ये निकाल देना, FE के जगह पे K QE का स्क्वायर कर देना, और नीचे कर देना R स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे कर देना G ME का स्क्वायर कर देना अपॉन में R स्क्वायर कर देना। ये से ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, FE बाई FG इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, K QE का स्क्वायर अपॉन में नीचे कर देना G ME का स्क्वायर। समझ गए बात को। आवेश पता होता है क्या होता है, हमारे पास सबको पता है कि आवेश क्या होता है। मैं और सरल से सरल, ये 9 गुना 10 का पावर 9 होता है, ये तो सबको पता है। आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है, इसका स्क्वायर कर देना, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। G का मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ये सबको पता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 का पावर -31 का होल स्क्वायर। इतना बेटा कैलकुलेट करना, आपको आ जाएगा 10 का पावर 38, इतना कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा, है ना। थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन डाल दिया गया है, लेकिन इसको याद रखने वाली चीज है, ये एकदम रिमेंबर रखना, एकदम 10 का पावर 38 ही होगा। समझ गए बात को, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सीधा 10 का पावर 38 लगा देना। समझ में बात आ गई, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू, नेक्स्ट हमारा थैंक यू है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अभी अगले जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक पिनाकल ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपको इसी तरीके के ब्रह्मास्त्र मिलते रहेंगे। एक ही बार में लक्ष्य साधना, सीधा 12th पास, और भी अच्छे डिवीजन से। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं देवेंद्र कुमार आपसे मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच, राधे राधे।